ये बात सुधीर एक बहुत ही सामान्य घर का लड़का था। उसके माता पिता बहुत ही बूढ़े हो चले थे, जिसके कारण पढ़ाई के साथ साथ उसे घर का काम और अपने माता पिता की देखभाल भी करनी पड़ती थी। पर उस दिन वो बहुत परेशान था क्योंकि उसके इंटर का रिजल्ट निकला था और वो उस परीक्षा में पास नहीं हुआ था। वो चलता चला जा रहा था, इस एहसास से अनभिज्ञ कि वो कहाँ जा रहा है। सुधीर पूरी तरह से टूट चुका था। घर में बूढ़े माँ बाप जो अपने बेटे को कलेक्टर बनते देखना चाहते थे, जिसकी पढ़ाई के लिए घर के सामान के साथ साथ अपनी खुशियां तक बेच दिए थे। सुधीर का मन बहुत अशांत था। वो खुद को अपने माँ बाप का अपराधी मान रहा था। इन सब की वजह से उसने ऐसा निर्णय लिया जो शायद कोई तभी लेता है जब उसके पास कोई रास्ता नहीं बचता। सुधीर अपनी जान देना चाहता था क्योंकि वो अपने माता पिता को अपने अनुत्तीर्ण होने की खबर देकर उनके सपनों को टूटते हुए नहीं देखना चाहता था। वो चलता हुआ एक ब्रिज तक पहुंचा। ये एक दशकों पुराना ब्रिज था। इस ब्रिज को वहाँ के लोग सुसाइड ब्रिज भी कहते थे क्योंकि बहुत सारे लोगों ने इस ब्रिज से छलांग लगाकर अपनी जान दे दी थी। सुधीर ब्रिज के किनारे आकर नीचे देखने लगा और कूदने के लिए अपने अंदर हिम्मत जुटाने लगा। अभी वो वहां से कूदता इससे पहले ही आवाज आई, रुको। इस पर सुधीर पीछे मुड़कर देखा तो वहां एक आदमी खड़ा था। वो एक अधेड़ उम्र का आदमी था जिसने सफेद कुर्ते और पैजामे पहन रखे थे। वो आदमी बोल पड़ा, तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो? ऐसा करके तुम्हें क्या मिलेगा? एक रिजल्ट के कारण तुम अपनी जान देना चाहते हो? इस पर सुधीर ने कहा, आपको नहीं पता है कि अगर मेरे माता पिता को ये बात पता चली तो वो कितने दुखी हो जाएंगे। उन्होंने अपनी पूरी खुशियों का बलिदान करके मुझे पढ़ाया है, लिखाया। मैं उनका ये दुख नहीं देख पाऊंगा। इस पर उस आदमी ने कहा, और तुम्हारी मौत की खबर सुन के क्या वो दुखी नहीं होंगे? अरे तुम ही तो उनकी उम्मीद हो। तुम्हें ही देख के तो वो इतना कष्ट सह रहे हैं कि एक दिन उनका बेटा उन्हें सहारा देगा और तुम उन्हें ये सिला दोगे। मुझे पता है कि तुम बहुत दुखी हो, पर जीवन की परेशानियों से हार कर जान देना क्या कोई उपाय है? किसी परेशानी से हार कर जान देना आसान है, पर उस आखिरी क्षण जब हम ये गलती कर देते हैं तब हमें इन बातों का एहसास होता है, पर तब तक बहुत देर हो चुकी होती है और बचती है तो बस एक बेहद दुखी और भटकती हुई आत्मा जो अपने परिवार को देखकर और तड़पती है। इन सब बातों का सुधीर पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा और उसने अपनी परेशानी से मुकाबला खुद करने का निर्णय लिया और अपने घर की तरफ वापस आने लगा। तभी उसे ध्यान आया, उस आदमी को कैसे पता चला कि मेरा रिजल्ट आया है और मैं अनुत्तीर्ण हुआ हूँ? पर तब तक वो बहुत आगे निकल आया था। उसने घर आकर सब कुछ अपनी माँ से बताया और उसके पिता ने बस एक बात कहा, बेटे हम तो तेरे रिजल्ट के लिए नहीं तेरे लिए जीते हैं। सुधीर को अब इस बात का एहसास हो चुका था कि वो कितनी बड़ी गलती करने जा रहा था। उसकी आंखों में आंसू था। वो भगवान और उस आदमी का शुक्रिया अदा कर रहा था जिसने उसे इतनी बड़ी गलती करने से रोका था। तभी सुधीर की नजर पास में पड़े न्यूज़पेपर पे पड़ी जिस पर लिखा था कि सुसाइड ब्रिज से कूद कर एक अधेड़ ने आत्महत्या कर ली और उस पर उस आदमी की फोटो भी लगी थी। ये आदमी कोई और नहीं बल्कि वही आदमी था जो सुधीर को आत्महत्या करने से रोका था। सुधीर समझ चुका था कि उसे रोकने वाला कोई और नहीं बल्कि उस आदमी की भटकती आत्मा है जो पता नहीं कब तक भटकती रहेगी और लोगों को वो गलती करने से रोकेगी जो उसने खुद की थी। तो दोस्तों, परेशानियां तो सबके जीवन में होती हैं, पर आप हमेशा ये बात याद रखें कि हमें उन परेशानियों का डट के सामना करना है, ना कि उनसे हार कर ऐसा कोई कदम उठाना है जिससे हमारे अपनों को जीवन भर कष्ट उठाना पड़े। क्योंकि आप ये बात याद रख लो कि भले आप कितना भी कहो कि आपकी कोई फिक्र नहीं करता, आपको कोई प्यार नहीं करता, पर हम सब के जीवन में कोई ऐसा जरूर होता है जो हमें अपने जान से भी ज्यादा चाहता है। विजय एक सामान्य घर का लड़का था। उसने जल्द ही अपने ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की थी जिसके कारण उसे अहमदाबाद में जॉब लगी थी। क्योंकि उसके माता पिता बूढ़े हो गए थे, वो उन्हें भी साथ ले जाना चाहता था, पर अहमदाबाद में कोई ठिकाना न होने के कारण वो उन्हें न ले जा सका। अहमदाबाद पहुंचने के बाद वो सबसे पहले रहने के लिए किराए पे घर ढूंढने लगा, पर अहमदाबाद जैसे शहर में सस्ता घर मिलना बहुत मुश्किल था। तभी उसे एक घर का पता चला जो कि काफी सस्ता था। उसने इस घर में शिफ्ट कर लिया। वैसे तो ये घर आम पुराने घरों जैसा ही था, पर एक चीज जो अजीब थी वो ये थी कि यहाँ कोई नहीं रहता था। इतने बड़े घर में कोई रहता क्यों नहीं? ये सवाल विजय के मन में तब आया जब उसने घर में पहला कदम रखा, पर उसे क्या पता था कि इस सवाल का जवाब उसे बहुत जल्द मिलने वाला था।
उस रात जब विजय सोने लगा तो अचानक उसे अजीब सी आवाजें आने लगी, जिसकी वजह से उसकी नींद टूट गई। उसे कहीं से बर्तन के टूटने की आवाज आई। उसने इसे ये सोच के नजरअंदाज कर दिया कि शायद किचन में कोई चूहा आ गया होगा और वो सो गया। पर अगले दिन जब वो किचन में गया तो वहाँ कोई बर्तन नहीं टूटा था, सब कुछ वैसे का वैसा पड़ा था। ये बात उसे बहुत अजीब लगी, पर उसे ऑफिस जाना था, इसलिए वो इन बातों को नजरअंदाज करके वहाँ से चला गया। पर हर रात जब वो सोने जाता तो उसे वही बर्तन के गिरने की आवाज आती। एक रात जब विजय सो रहा था तभी फिर से बर्तन के टूटने की आवाज से उसकी नींद खुल गई। उठा तो उसने सुना कि कोई जोर जोर से चिल्ला रहा है और कोई लड़की रो रही है। आवाज का पीछा करते हुए वो घर के पीछे आया। जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहा था आवाज तेज होती जा रही थी। कुछ दूर आने पे उसने देखा कि सामने एक कुआं है और उस लड़की के रोने की आवाज उस कुएं से ही आ रही है। वो कुएं के पास गया और नीचे झांकने लगा। कुएं के अंदर गुप अंधेरा था। अभी वो अंदर झांक ही रहा था कि किसी ने उसे पीछे से जोरदार धक्का दे दिया। वो कुएं में जाकर गिरा और उसके बाद जैसे सब कुछ अंधेरा सा हो गया। विजय को लगा कि उसके जीवन का ये अंत है। शायद ऐसा ही होता होगा जब लोग अपनी आखिरी सांस ले रहे होते होंगे। इन कुछ क्षणों में विजय ने अपनी पूरी जिंदगी एक साथ देखा। अपने दोस्त, साथी, माँ बाप। मेरे माँ बाप का क्या होगा? उन्हें तो पता भी नहीं चलेगा कि उनके बेटे का क्या हुआ। सारी जिंदगी मेरे इंतजार में रहेंगे, इस उम्मीद में कि उनका बेटा वापस आएगा। हे भगवान, मैंने ऐसी क्या गलती की थी जो मैं आज इस मुकाम पे पहुंच गया हूँ। विजय के मन में भी जीने की इच्छा थी, पर उसका शरीर जवाब दे चुका था। विजय की आंखों से रोशनी धीरे धीरे ओझल होने लगी। शायद विजय अपनी जिंदगी की जंग हार गया था। थोड़ी ही देर हुई थी कि अचानक, अरे जल्दी चलो, कोई पीछे कुएं में गिर गया है। तो क्या हुआ विजय के साथ? क्या उसकी जान बच पाई? क्या वो अपने माता पिता के पास वापस जा पाया? कौन थी वो लड़की और किसने विजय को धक्का दिया उस कुएं में? इन सब सवालों के जवाब आपको मिलेंगे मौत का कुआं पार्ट 2 में। मौत का कुआं पार्ट 2 जल्द आएगा बिली एनिमेशन यूट्यूब चैनल पे। टिल नेक्स्ट टाइम, लेटर। मौत का कुआं पार्ट 1 में आपने देखा कि कैसे विजय उस लड़की के आवाज का पीछा करते हुए घर के पीछे बने कुएं के पास आया, जहां उसे किसी ने कुएं में धक्का दे दिया और तभी किसी की आवाज आई, अरे जल्दी चलो, कोई पीछे कुएं में गिर गया है। और अब आगे। विजय की जब आँख खुली तो वो जमीन पर लेटा था और उसके साथ एक आदमी था जिसने विजय को डूबने से बचाया था। होश में आते ही विजय ने पूछा, मैं कहाँ हूँ? मुझे कुएं में किसने धक्का दिया था? कुएं में से किसी के रोने की आवाज आ रही थी। कौन थी वो लड़की? विजय के मन में बहुत सवाल थे और शायद उन सवालों के जवाब उस आदमी के पास। उस आदमी ने विजय के सवाल पर उससे पूछा, क्या मालिक ने तुम्हें इस घर का रहस्य नहीं बताया? कैसा रहस्य? विजय हैरान होकर पूछा। तो लगता है तुम्हें कुछ भी नहीं पता। जब मैं इस जगह पे आया था तो मुझे बताया गया था कि बहुत साल पहले यहाँ एक धनी सेठ रहता था। वो जितना धनी था उतना ही घमंडी और निर्दयी भी था। उसके यहाँ एक गरीब नौकरानी काम करती थी। उस नौकरानी के साथ सेठ बहुत बुरा सलूक करता था। एक बार उस नौकरानी से गलती से कांच के कुछ बर्तन टूट गए। इतनी सी बात थी कि वो सेठ आपे से बाहर हो गया और उस नौकरानी पे बहुत जुल्म ढाए। जब इतने से उसका मन नहीं भरा तो उसने उस नौकरानी को इस कुएं में धक्का दे दिया, जहां वो पूरी रात रोती रही और अंत में कुएं में डूब के मर गई। उस मालिक के हिसाब से उस दिन से ही घर में बर्तन के टूटने और कुएं से उस लड़की के रोने की आवाज आती है। मुझे मालिक ने यह भी बताया था कि अब तक जो भी कुएं में गिरा है उसका पता नहीं चला है। यह कहकर वो आदमी चुप हो गया। विजय ये सब सुन के हैरान हो गया। कुछ देर तक दोनों चुप रहे, तभी विजय बोला, ऐसे कैसे हो सकता है? आपने कहा कि जो भी कुएं में गिरा है वो बचकर बाहर नहीं निकला, पर मैं तो बच निकला। क्यों? आखिर कैसे? इस पर वो आदमी थोड़ा रुक कर बोला, बेटे, असल में तुम बच के नहीं निकले हो, और काश कि वो मालिक ने मुझे जो कहानी बताई थी वो सच होती। कि क्या मतलब मैं बच के नहीं निकला? मैं कहाँ हूँ? विजय चारों तरफ नजर दौड़ाया। हर जगह अंधेरा था। उसने चिल्ला कर बोला, ये कौन सी जगह है? इस पर उस आदमी ने बोला, वही जिसे हम धरती का नर्क, जहन्नुम या हेल कहते हैं। बेटे, ये वही मौत का कुआं है। आखिर क्या है उस कुएं का रहस्य और कौन है वो आदमी? क्यों इस कुएं को मौत का कुआं कहा जाता है? इन सब के जवाब आपको मिलेंगे मौत का कुआं चैप्टर 3 में।
मौत का कुआं चैप्टर 1 और 2 में आपने देखा कि कैसे विजय अहमदाबाद में जॉब करने आया। अहमदाबाद में उसने जहां किराए पे घर लिया वहां पहले दिन से ही उसे अजीब अजीब आवाजें सुनाई देनी शुरू हो गई, जो कि घर के पीछे कुएं से आ रही थी। जब वो कुएं के पास गया तो उसे किसी ने पीछे से धक्का दे दिया, जहां वो बेहोश हो गया। होश आने पे उसने खुद को एक बूढ़े आदमी के साथ पाया, जिसने उसे बताया कि वो अब भी कुएं के अंदर ही है और बाहर नहीं निकला। और अब आगे। तो आप कह रहे हैं कि हम अब भी कुएं के अंदर हैं? हाँ बिल्कुल। और बेटे, तुम अब उस राज से रूबरू होने वाले हो जिसे वही जानता है जो इस मौत के कुएं में फंसता है, क्योंकि एक बार मौत के कुएं में गिरा तो फिर वापस नहीं जा सकते, और तुम्हारे साथ ये राज भी यहीं हमेशा के लिए कैद हो जाएगा। ये क्या बकवास कर रहे हो आप? विजय झल्ला कर बोला। तुम्हें मेरी बात बकवास लगती है? तुम्हें क्या लगता है मैं और तुम पहले हैं जो इस कुएं में फंसे हैं? उस आदमी के पीछे से कुछ लोग आगे आए। देखो इन्हें, ये सभी किसी न किसी तरह से इस कुएं में गिरे थे और आज यहाँ के गुलाम बन चुके हैं। विजय को कुछ समझ नहीं आ रहा था। मेरी कुछ समझ नहीं आ रहा। क्या मतलब गुलाम बन के रह गए हैं? जो बोलना है साफ साफ बोलो। अपने आसपास देखो। तुम्हें क्या लगता है यहाँ इतने सारे लोग क्या कर रहे हैं? विजय ने जब ध्यान से देखा तो ये जगह किसी गुफा जैसी लग रही थी और हर तरफ खुदाई करने के औजार रखे थे। अब समझे मैंने क्यों कहा कि इस कुएं में गिरने वाला हर इंसान यहाँ का गुलाम बन जाता है। देखिए, मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है। आप साफ साफ बताएं कि ये सब क्या है। तो फिर ठीक है, मैं तुम्हें यहाँ की असलियत बताता हूँ। बहुत समय पहले इस घर के मालिक को पता चला था कि इस कुएं में सोने का भंडार है। ये कुआं एक बहुत पुरानी सोने की खदान थी। ये बात मालिक के साथ साथ उसके मालिक को भी पता चल गई थी, पर मालिक का इस खजाने के साथ अलग ही मंसूबा था। वो सरकार को न बताकर यहाँ का सारा सोना खुद हड़पना चाहता था, पर उसके रास्ते में उसका माली आ रहा था, जिसके कारण उसने अपने माली को इस कुएं में कैद कर दिया और उससे यहाँ खुदाई करवाने लगा। यहाँ से जो भी सोना निकलता तो उसे वो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में स्मगल करके बहुत पैसे कमाता। वक्त बीतता गया और मालिक का लालच भी बढ़ता चला गया, पर एक अकेले मालिक के बस की बात नहीं थी कि वो इतनी मेहनत कर पाए। तो मालिक को एक और तरकीब सूझी। उसने इस कुएं से लेकर घर के हर हिस्से में कैमरे और स्पीकर सेट करवा दिए और आसपास के लोगों में मिथ फैला दिया कि इस घर और कुएं में उस नौकरानी की आत्मा का साया है और जो भी इस कुएं के करीब आता उसे धक्का दे देता। उसने ये काम अपने किराएदारों के साथ भी शुरू कर दिया। मालिक लोगों को इस कुएं तक लड़की के रोने की आवाज चलाकर खींचता है और उन्हें धक्का दे देता है। उसे बस इस कुएं में मजदूरों की जरूरत है। हम सब इस कुएं में गुलाम हैं। तुम्हारी तकदीर यही है बेटे, अब तुम बाहर नहीं जा सकते। अब यही तुम्हारी जिंदगी है। जितनी जल्दी सच को अपना लोगे उतनी कम परेशानी होगी। ये कहकर वो आदमी वहां से चला गया। माँ, बाबूजी, आप मुझसे कहते थे कि मैं अपनी तकदीर खुद लिखूंगा। ये मुझसे कहते हैं कि मेरी तकदीर इस गुफा में है, एक मजदूर बनकर। पर मैं आपसे वादा करता हूँ, मैं वापस आऊंगा। मैं वापस जरूर आऊंगा। भानगढ़ के राजा की एक बहुत पुरानी हवेली थी जो करीब 500-600 साल पुरानी थी। चूंकि ये एक ऐतिहासिक धरोहर थी, इसलिए उस हवेली के मेंटेनेंस और देखरेख के लिए 2 गार्ड्स को वहां रखा गया था। हवेली एक बहुत ही रिमोट एरिया में थी, इसलिए बहुत कम लोग ही वहां आया जाया करते थे। वहां बस लोकल अथॉरिटीज के लोग इंस्पेक्शन करने जाते थे। पर एक दिन जब एक इंस्पेक्टर वहां चेकिंग करने गया तो उस हवेली से दोनों गार्ड्स गायब थे और किचन भी वैसे का वैसा था, मानो कि 2-3 दिनों से वैसे ही पड़ा हो।
बहुत खोजने पे भी न मिलने पर उस इंस्पेक्टर ने गार्ड रूम में जाकर चेकिंग करना शुरू कर दिया, जहां उसे उन गार्ड्स द्वारा लिखा गया लॉग बुक मिला। बेसिकली लॉग बुक में गार्ड्स अपने दिनचर्या और काम के रूटीन्स को लिखा करते थे। उस इंस्पेक्टर ने जब उस लॉग बुक को चेक किया तो उसमें अजीब सी चीजें निकल कर बाहर आई। उसमें लिखा था कि कैसे पिछले 3 दिनों से भयंकर तूफान और बारिश हो रही है और भगवान हमसे रूठ गए हैं। जैसे जैसे वो इंस्पेक्टर लॉग्स आगे पढ़ रहा था, वो देख रहा था कि उस लॉग बुक में बातें और भी डार्क होती जा रही थी। जैसे वो गार्ड्स किसी कयामत की बातें कर रहे थे, वो किसी बसर के लौटने की बात कर रहे थे। ये लॉग बुक सिचुएशन को और भी मिस्टीरियस बना रही थी। उसमें आगे लिखा था कि कैसे तूफान शुरू होने के बाद एक गार्ड एकदम से चुप हो गया और दूसरा वहां जोर जोर से चिल्लाने लगा। ऐसा लग रहा था कि ये सारी घटनाओं का ताल्लुक उस तूफान से था। पर सवाल ये उठता है कि वो एक छोटे से तूफान से इतने डरे क्यों थे? वे सभी उस हवेली में सेफ थे, राइट? आगे उस लॉग में लिखा था कि कैसे उन्होंने हार कर शैतान की पूजा की थी तूफान को रोकने के लिए। फाइनल लॉग में लिखा था, तूफान रुक चुका है, हमारे बसर धरती पे आ चुके हैं, हम उनके लिए कुर्बानी की तैयारी शुरू कर रहे हैं। उन दोनों गार्ड्स की बॉडीज कहीं नहीं मिली और उनके मौत के कारण का भी पता नहीं चल पाया। लोगों के थियरीज की माने तो उन दोनों को किसी जंगली जानवर ने मार डाला था और उनके बॉडीज को उठा ले गए थे। पर एक चीज जो सबसे ज्यादा मिस्टीरियस थी उस लॉग के बारे में, वो ये थी कि जो भयंकर तूफान उस लॉग में मेंशन था वो एग्जिस्ट ही नहीं करता है। असल में उस एरिया में कोई तूफान आया ही नहीं था। वहां का मौसम बिल्कुल साफ था।